नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते बात पहले करेंगे हिमाचल प्रदेश की। शिमला मस्जिद विवाद पर फूटा है लोगों का गुस्सा। लोगों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोग कर रहे हैं मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन। विधानसभा में सरकार ने मस्जिद को अवैध भी बताया। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी अवैध मस्जिद से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में बयान दिया है। वहीं शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर विरोध जताया भी गया। उधर संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है, वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विरोध प्रदर्शन के लिए संजौली में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हैं और प्रदर्शन किया है। यहां पर हिंदू संगठनों के लोगों ने संजौली चौक से ढली टनल तक रोष मार्च निकाला है और अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक संजौली में बाजार के ठीक साथ में यह मस्जिद बनाई गई है। इसकी 2 मंजिलें जो है वो अवैध हैं। ऐसे में तोड़ने की मांग की जा रही है। वहीं बीते रविवार को यहां प्रदर्शन हुआ था और अब मामले ने तूल पकड़ लिया। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। तो बिना नियम पालन के बनाई गई है मस्जिद और इसीलिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। समाज जो हमारा सनातनी समाज है सब इसमें एकत्रित है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का लेना देना नहीं है। इसमें पूरा हिंदू समाज एक साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। कारण ये है कि हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मलयाना में हमला किया, जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनकी मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहां से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं। ये किसी जात पात का या किसी पर्टिकुलर किसी विचारधारा का या किसी एक तबके का आंदोलन नहीं है। पहले जिस दिन पिछले जब यहाँ रविवार के दिन जब एक सनातन समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए, उस असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो मलयाना में मारपीट हुई थी, उसका जो संरक्षक इस तरह की मस्जिदें हैं जहां पर जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अलावा जो लोग यहाँ रड़ी फड़ी के रूप में अनप्रतिष्ठित तरीके से जो रहते हैं, वो एक संरक्षक के अंदर था इनके रहने का। आज जब संजौली में यहाँ आया हूँ तो हम संगठन और संस्थाओं से ऊपर उठ करके आम समाज का ये आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ है। संजौली का आंदोलन यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु ये आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है, वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में। देखिए, अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या, विवाद क्यों मचा हुआ है, क्यों इस पर इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, 1947 से पहले की बताई जा रही मस्जिद और मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ये मस्जिद है, जिसे अवैध बताया जा रहा है। तोड़ने की मांग भी की जा रही है। बवाल मचा हुआ है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन के लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। 2010 में शुरू हुआ था मस्जिद का निर्माण कार्य, जिसे अवैध बताया जा रहा है, जिसे गलत बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण जो है वो किया गया। मस्जिद की जगह पर पहले दुकानें बनी हुई थी, जिन दुकानों को हटाया गया है और मस्जिद का निर्माण जो है वो किया गया है। देखिए, ये भी जानकारी है। 6750 स्क्वायर फुट जमीन पर हो रहा था मस्जिद का निर्माण। तो ये मस्जिद का वो एरिया है, वो स्क्वायर फुट बता रहे 6750 स्क्वायर फीट है। हिमाचल प्रदेश सरकार का की बताई जा रही है जमीन, जिस पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, जिसे अवैध बताया जा रहा है, जिसे गलत बताया जा रहा है, जिस पर इतना हो हल्ला हो रहा है। मस्जिद की जमीन पर 2009 से चल रहा है केस। तो इतना पुराना केस इस पर चल रहा है, 2009 से लगातार इस मस्जिद पर केस चल रहा है और जो वक्फ बोर्ड है वो इस केस को लड़ रहा है। इस केस की जो वक्फ बोर्ड की तरफ से अदालत में लड़ा जा रहा है। अब देखिए, स्थानीय लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और खास बात यह कि अवैध निर्माण के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस जो कि विपक्षी पार्टियां हैं, साथ साथ नजर आ रही हैं। बिना नियम पालन के मस्जिद का निर्माण किया गया है, ये जानकारी हासिल हो रही है। फिलहाल ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। संजौली में अवैध निर्माण पर विक्रमादित्य का बयान भी आया है।
जो कि आपको हम बताएंगे भी कुछ देर में। लेकिन इस बीच देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, हुजूम लोगों का देखने को मिल रहा है। और इस भीड़ को, इन प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए जाहिर तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। गीतांशु, क्या अपडेट? जिस तरह से तस्वीरों के जरिए हम देख रहे थे, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए खास बात यह भी है कि यहाँ पर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही इसके विरोध में नजर आ रहे हैं और साथ साथ नजर आ रहे हैं। देखिए मोनिका, जिस तरीके से पूरा ये मामला है, ये एक धार्मिक मामला है। अगर कहें व्यक्ति विशेष की, तो यहाँ पर इस तरीके का ऐसा कोई जो है मामला नजर नहीं आता। अगर बात करें जमीन की, तो यह एक तरफ अगर बताया गया है कि ये एक वक्फ बोर्ड की जमीन है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ये अपनी जमीन बताती है। हालांकि हिंदू संगठन यहाँ पर जो है संजौली की अगर बात करें, यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर करने पहुंचे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो मस्जिद का निर्माण सन 2010 से यहाँ पर शुरू हुआ है, उसके बाद आज तक यहाँ पर बढ़ा ही है। और सारा जो यह निर्माण है वह इलीगल है, किसी भी तरीके से लीगल नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इलीगलिटी की बात करें, तो यहाँ पर लीगल केस भी 2010 से जो है लगातार अब तक चल रहा है और इसका अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। चलिए गीतांशु, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमाया हिमाचल में, अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा। संजौली में अवैध निर्माण पर विक्रमादित्य का बयान भी आया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए प्रदेश में कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अवैध निर्माण। प्रवासियों की पहचान कर रिकॉर्ड रखेगी सरकार। नगर निगम कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला, ये उनकी तरफ से कहा गया। विस्तार से सुनवाएंगे भी आपको। राजधानी है यहाँ पे उभर कर आया। तो एक मसला पिछले 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो हमारी राजधानी है यहाँ पे उभर कर आया है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है और वहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, तो उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी विधानसभा के मॉनसून की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में सभी नागरिक एक समान हैं और यहां पर सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात फैल रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। वहीं हिमाचल मस्जिद विवाद पर ओवैसी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या फिर कांग्रेस की। हिमाचल में मोहब्बत की दुकान में नफरत फैलाई जा रही है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद तोड़ने की मांग की है। आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा कि संघियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। हिमाचल के पंचायती राज मंत्री का ओवैसी पर पलटवार देखने को मिला है। निरुद्ध सिंह का आसुद्दीन ओवैसी पर पलटवार हुआ है। संजौली में अवैध मस्जिद मामले पर पलटवार किया उन्होंने
और कहा है कि केवल एक समुदाय विशेष के नेता है ओवैसी, बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं ओवैसी। मस्जिद की जमीन पर सरकार का मालिकाना हक है। देखिए, शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने AIMIM सांसद असाउद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि असाउद्दीन ओवैसी केवल एक समुदाय विशेष के नेता हैं। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करते हैं, इसीलिए एक समुदाय की बात करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सीएम सैनी ने बांधा है जीत की मन्नत का धागा भी। ऐतिहासिक वट वृक्ष पर धागा उन्होंने बांधा है। कुरुक्षेत्र तीर्थ की मुख्यमंत्री ने परिक्रमा भी की है। सीएम ने परिक्रमा कर शुरू किया है चुनाव प्रचार का काम। लाडवा से प्रत्याशी हैं नायब सिंह सैनी और मौजूदा करनाल से विधायक है मुख्यमंत्री सैनी। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से करते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार से पहले कुरुक्षेत्र में गीता जन्मस्थली पहुंचे। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की। प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की कामना की। मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर तीर्थ पर जीत की मन्नत का धागा बांधा और तीर्थ की परिक्रमा करने के बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत की। हालांकि इस बार बीजेपी की राहें आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को सीधा टक्कर देगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इसके साथ ही जेजेपी ASP के साथ गठबंधन कर बीजेपी को खुली चुनौती दे रही है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। पहले तो अपने जो पहली सूची जारी हुई है, हमारे 67 प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत विचार करके समझ करके वो जारी किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगा। आज हरियाणा प्रदेश में जो एक माहौल खड़ा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो एक मन बनाया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव। और चलिए, हरियाणा से आपको खबर बता दें, सावित्री जिंदल ने की है भारतीय जनता पार्टी से बगावत। देश की चौथी सबसे अमीर महिला ने की है बगावत। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। बीजेपी ने सावित्री जिंदल को इस बार टिकट नहीं दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफा दे दिया है। वहीं देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री ने भी बगावत कर दी है। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी को तीसरा झटका मिला है। कर्णदेव कंबोज ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे थे कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी पर लगाया है अनदेखी का आरोप। हरियाणा बीजेपी उम्मीदवार सूची आने के बाद से ही पार्टी में बगावत के सुर साफ देखे जा रहे हैं। कैंडिडेट लिस्ट जारी होने के अगले ही दिन 3 नेताओं ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। वहीं अब देखिए, हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने रिजाइन कर दिया है। बताया जा रहा है कि कर्णदेव कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही एक तरफ जहां पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं जिन्हें टिकट मिला है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वही विधायक घनश्याम अरोड़ा को तीसरी बार टिकट मिलते ही उनके निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं को जमावड़ा लग गया। कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचते दिखाई दिए। उनके साथ विधायक घनश्याम अरोड़ा भी नाचे। वही टिकट मिलने के लिए उन्होंने हाईकमान का आभार जाहिर किया है। मैं अपने सभी जो हमारे लीडर हैं, हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं
जिन्होंने, मैं समझता हूँ, इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार तो उन्हीं की वजह से, तीसरी बार उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये जो है अपना अपना अनुमान होता है, पत्रकार उस अपने अनुमान को छापते हैं। अब फैसला तो लीडरशिप ने करना, और ये कोई हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जेजेपी ने चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। सीट शेयरिंग की बात करें तो जेजेपी 70 सीटों पर तो आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बिगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेदारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी काशीराम मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व देंगी। देखो, आज शुभारंभ श्री गणेश है और ये हरियाणा की तस्वीर और युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी रखेगी। देखिए, होता है नहीं होता समीकरण तो उसके बाद बढ़ेंगे और 12 तारीख के बाद ही क्लियर परिस्थिति आएगी कौन मैदान में है, कौन मैदान से बाहर है। देखो, पूरी रणनीति है। आज नॉमिनेशन शुरू हुए हैं और श्री गणेश भी उचाना की धरा से है और जीतेंगे उचाना तो जीतेंगे हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उधर बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट पर कहा है कि हरियाणा के लोग प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये बात बीजेपी के नेतृत्व को भी पता है। हमारी पार्टी की प्रक्रिया जारी है, सही समय पर लिस्ट जारी की जाएगी। सभी रिपोर्ट एक ही है कि हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। हरियाणा के लोगों के साथ है और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं हरियाणा के लोग। ये बात खट्टर साहब को भी पता है, भाजपा के नेतृत्व को पता है, क्योंकि बीजेपी का आम साधारण कार्यकर्ता है। वो भी इस बात को पहचान गया है कि भाजपा की पार्टी के अंदर ना तो सम्मान मिल रहा ना भाजपा का हरियाणा के अंदर कोई भविष्य दिख रहा। हरियाणा में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। गुरुग्राम की सोना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक तेजपाल तंवर पर बीजेपी ने फिर से अपना दांव लगाया है। तेजपाल तंवर को टिकट दिए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता एमी शर्मा ने तेजपाल तंवर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। जानते हैं चुनाव का माहौल है और ऐसे में टिकट को लेकर काफी मारामारी देखने को मिल रही थी। अब फाइनली बीजेपी ने अपनी 67 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया है, जिसमें सोना के अगर हम बात करें तो सोना से दोबारा से तेजपाल तंवर पर अपना दांव लगाया है। और आज हमारे साथ हैं तेजपाल तंवर जी। तेजपाल तंवर जी से जानते हैं कि जब से उनको बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे लाके खड़ा किया है तो क्या कहना चाहेंगे इस टिकट को लेकर, कितना ज्यादा इनके अंदर अब उस समय उत्साह है? तेजपाल जी, आप क्या इस समय जो बीजेपी ने टिकट पे दांव लगाया आपके नाम पर, तो क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ पे कार्य होने वाले हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल से, अपने दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि पूरे नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा, पूरा उतरूंगा। और पार्टी के जो मेरे नीचे से मेरे लोगों की आवाज़ गई है, पार्टी ने सारी जनता की आवाज़ को सुनकर के मुझे टिकट दिया है और मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी भी पार्टी से ना अलग गया हूँ ना जाऊँगा। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। पूर्व एमएलए सुखविंदर ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टिकट न मिलने से नाराज थे सुखविंदर और इसी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा अपना सौंप दिया है।
और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान जत्थेबंदी के साथ बैठक की है कि चंडीगढ़ पंजाब भवन में हुई बैठक और सेक्टर 34 में चल रहा है किसानों का प्रदर्शन। कृषि मंत्री गुरमीत खुड़िया भी पहुंचे हैं पंजाब भवन। गुरमीत खुड़िया को किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। कृषि नीति समेत किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक के दौरान। देखिए किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस बीच गुरमीत खुड़िया को किसानों ने ज्ञापन सौंप दिया है। और वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में आर्थिक सुधार के कई फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब के 10,000 करोड़ रुपए रोके हैं, फंड के पैसे रोके हैं। पंजाब के आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ रहा है, ये कहना है पंजाब सरकार का कि केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हमारा फंड रोका गया है। 10,000 करोड़ रुपए रोके गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत पेश आ रही है और जो स्थिति है पंजाब की उस पर इसका सीधा खराब असर पड़ रहा है। पंजाब में आप सरकार को जनता को झटका। पंजाब सरकार ने देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में जनता की जेब पर सीधा असर देखा जा रहा है इसका। पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 93 पैसे दरें बढ़ाई गई हैं। पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया है, जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ा है, लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया है कि पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे और डीजल की कीमत में 92 पैसे की वृद्धि की गई है। ये भी बता दें कि आज सुबह अमृतसर में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर थी, जो कि बढ़कर 97 रुपये 43 पैसे हो गई। इसी तरह अगर अमृतसर का जिक्र करें तो यहाँ पर डीजल की कीमत अभी तक 87 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर थी, जो कि बढ़कर 88 रुपये 3 पैसे हो गई है। तो सीधे सीधे आम जनता की जेब पर इसका असर बढ़ रहा है। जिस तरह से वैट बढ़ाया गया है पेट्रोल और डीजल पर पंजाब सरकार की तरफ से, यानी कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। अब अगर आप अपने कार या 2 व्हीलर के लिए पेट्रोल या डीजल खरीदने जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 93 पैसे बढ़ा दिए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से। पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। और इस बीच देखिए पंजाब सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनका जो फंड है, जो वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, वो रोकी है, जिसकी वजह से वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है पंजाब की। और इसी के साथ ही राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।